दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं युवा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संध्या द्विवेदी। ये पत्रकार भी हैं और नियमित कॉलम भी लिखती हैं मनोविज्ञान के ऊपर। संध्या जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो आप ये बताइए कि आपने मनोविज्ञान में पीएचडी की हुई है ना? तो आमतौर पे ये सवाल होता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट आदमी चूज करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपने मनोविज्ञान ही क्यों चूज किया? सर, एक्चुअली इसका कारण ये था कि मुझे शुरू से ही लगता था कि मतलब ऐसा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है जिससे मुझे लोगों के बारे में पता चले, क्योंकि सोसाइटी जो होती है वो लोग ही हैं। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है आपको कि लोगों को समझें। तो मुझे था कि लोगों को समझना है, जानना है सोसाइटी क्या है, क्या कल्चर है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो खोजते खोजते मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे कुछ बता सकता है सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में। जी सर। फिर आपने इसी में पीएचडी किया? जी सर, फिर मैंने इस पर ही पीएचडी किया। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने बीएससी किया था केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से। पर फिर उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनना है जो मैंने बताया। फिर मैंने पीएचडी किया इसी सब्जेक्ट पे। इसमें किया मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर। मेरा जो सैंपल था वो ऑर्फन चिल्ड्रन थे और मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के काम किया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप देखिए ना, आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मतलब लोग कहेंगे कि इंटेलिजेंट होना चाहिए और काम बहुत करना चाहिए, ये सारी चीजें, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट का होने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को जब तक अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं फुल कैपेसिटी के साथ में। तो मुझे लगता है सोसाइटी में इस चीज की बहुत कमी थी, तो मुझे लगा इसी सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक नया वर्ड है एक्चुअली। पहले आईक्यू की बात खूब होती थी, उसके बाद से ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक नई शब्दावली एक आई हुई है। आईक्यू से ये क्या फर्क है इसमें? सर, आईक्यू में हम देखते हैं केवल कितना जो सामने वाला आदमी है उसका आईक्यू लेवल, यानी कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग कितना काम करता है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्टेप आगे है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन आप अगर मैनेज नहीं है, आपके इमोशंस डिस्ट्रक्टिव है। जैसे बहुत से डिस्ट्रक्टिव लोग हैं या एंटी सोशल पर्सनालिटी है, वो भी इंटेलिजेंट है लेकिन वो सोसाइटी के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होने का मतलब है कि आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ में इमोशंस को मैनेज कर पाए और कंस्ट्रक्टिव तरह से आप परफॉर्म कर पाए। जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो लेकिन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो उनका जैसे उनका टेस्ट अगर किया जाए तो भी पता चलेगा कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस उनका क्या है, किस लेवल पर है। वो कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल है या सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस। तो ईक्यू दरअसल इसी चीज को, इमोशंस और इंटेलिजेंस को मिक्स करके बनाया गया है। आप पत्रकारिता भी करती हैं और कॉलम भी लिख रही हैं। पत्रकारिता ही करती हूँ। अभी मेरा मेन प्रोफेशन पत्रकारिता ही है इस समय। मैं इंडिया टुडे में काम करती हूँ स्पेशल करेस्पॉन्डेंट की तरह। एक्चुअली सर, मेरा जो करियर है ना वो बहुत जिगजैग है। मैंने बीएससी किया सीबीजेड से, फिर साइकोलॉजी किया, साइकोलॉजी के बाद में पीएचडी किया साइकोलॉजी में ही, फिर मैंने मास कॉम किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया अमर उजाला ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे एक संस्थान मिला खबर लहरिया, जहां पर मतलब ये औरतों का पहला अखबार था। गांव की औरतें थी बुंदेलखंड की, उन्होंने अखबार शुरू किया था। उनके साथ मैंने काम किया। उनके साथ काम करने के दौरान यूएन के साथ में मैंने कुछ रिसर्च वगैरह की, यूएन वुमेन के साथ में। देन फिर उसके बाद में फिर ओपिनियन पोस्ट, फिर इंडिया टुडे। तो जब खबर लहरिया में मैंने काम किया तो मुझे लगा कि ये पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहां साइकोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि मैं औरतों के साथ काम कर रही थी, गांव में काम कर रही थी। और मुझे
शायद उसी दौरान सबसे ज्यादा महसूस हुआ कि जो स्कीम होती हैं सरकारी स्कीम वो क्यों फेल हो जाती हैं, क्योंकि हम बनाते हैं जहां पर बैठ करके वहां तक वो बातें पहुंच नहीं पाती हैं जिनके लिए हम स्कीम बनाते हैं। तो लोगों के बीच होना, लोगों को समझना और लोगों को समझ करके फिर रिस्पॉन्स करना, स्कीम बनाना, वो एक अलग बात है। तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये गैप है, तो मुझे लगा कि आगे चल के मुझे इसका इस्तेमाल करना है। तो फिर मैंने तरह तरह से अपना शुरू किया, कुछ रिपोर्ट्स की इस तरह से लेकर के। और जब भी मैं रिपोर्ट लिखती थी तो वो रिपोर्ट लिखने में कहीं ना कहीं मतलब मैं कोशिश करती थी कि लोगों की वॉइसेस आए और साथ में रियल वॉइसेस आए, मतलब वो चीजें समझ में आए कि लोग क्या चाहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि शायद आप लगातार लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैसे लोगों से बातें निकलवा रहे हैं, कैसे रियल इश्यूज निकलवा रहे हैं। तो वो बहुत अंदर तक चला गया। मुझे लगा कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने पहले साइकोलॉजी की और देन मैं जर्नलिज्म में आई। मतलब फील्ड में जाने के बाद से आपको लोगों को समझने में, महिलाओं को समझने में काफी आसानी हुई। जी 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 जी। आप कॉलम भी लिखती हैं? जी जी जी, मेरा ब्लॉग है। हाँ, साइकोलॉज करके मेरा ब्लॉग है। तो हाँ, उसको मैंने अभी 4-5 महीने हुए, तो हमारे यहाँ सबको ब्लॉग बनाने थे अपने अपने। तो मुझे लगा शायद ये मौका है कि मैं अपने सब्जेक्ट पर और जर्नलिस्टिक स्किल के साथ में फोकस कर सकती हूँ। तो फिर मैंने शुरू किया। तो इसमें जनरली आप मनोविज्ञान से संबंधित विषयों को उठाती हैं, युवाओं की, जी महिलाओं की? जी जी जी, मनोविज्ञान से संबंधित थी। मैंने इसमें बहुत जर्नलिज्म की या बहुत रोज की मर्रा की खबरें नहीं डाली हैं। मैंने उन स्टोरीज को इस्तेमाल किया है या उन चीजों को जो सोसाइटी में चल रही है करंट में, और उनके मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो उस तरह से मतलब मैं लिख रही हूँ। आजकल अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनमें दो तरह की खास प्रवृत्तियां नजर आती हैं। एक तो जैसे उनके अंदर गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और कहीं कहीं इसके ठीक उल्टा भी होता है, कहीं मिक्स भी होता है। यानी कि कहीं उल्टा ये कि वो जल्दी ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जल्दी ही मायूस हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सर देखिए, मुझे लगता है कि एक मतलब ऐसा नहीं है कि युवा, आज का युवा आज से 10 साल पहले या जो पुरानी जनरेशन है 20 साल पहले उससे अलग है। देखिए, गुस्सा पहले भी था। आप एंग्री यंग मैन, अगर गुस्सा नहीं होता तो अमिताभ को कभी इमेज नहीं मिलती एंग्री यंग मैन की। तो मुझे लगता है जब भी कोई युवा होगा, मतलब जेपी आंदोलन हुआ, युवाओं ने किया, तभी इतने सारे नेता निकले उससे। और बाद में वो कैसे भी हो गए, लेकिन युवा थे और युवाओं ने ही आंदोलन के जितने जितने तरह के। तो गुस्सा सर पहले भी था युवाओं में, और गुस्सा आज भी है, आज की जनरेशन में भी है। दिक्कत ये है कि अभी के हमारे इश्यूज अलग हो गए हैं। आप देखिए कि हर लड़का, एक तो सबसे बड़ी चीज मुझे जो प्रॉब्लम फील होती है कि हमें अपना पोटेंशियल ही नहीं मालूम होता है। मतलब हमें करना क्या है, हमें करियर किस में बनाना है, कुछ नहीं। अपना एक तरफ चले जा रहे हैं, उसमें हम करियर बना ले रहे हैं, फिर हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, फिर सोसाइटी से सेटिस्फाई नहीं है। और अगर करंट अभी सिनेरियो देखें लगातार लगातार, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब परिवार वालों की भी बढ़ गई है और बच्चों की भी बढ़ गई है एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से वो अपने आप को वहां खड़ा हुआ नहीं पाते हैं। तो जो ये गैप है कि जो आपने गोल बनाया है और जहां पर आप हैं, तो ये जितना लंबा गोल होता जाता है उतना ही आप डिप्रेस होंगे, बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे। मतलब डिप्रेशन की ही फॉर्म है सर। डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन होना, कि कभी आप डिप्रेस हो जाएंगे, कभी आप बिल्कुल एकदम से इलेटेड मूड में होंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपसे और आप जहां रियलिटी में खड़े हुए हैं, तो वो जितना गैप बढ़ता जाता है उतनी आपकी प्रॉब्लम होती है। और ये हमेशा रही। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम हमेशा बोलते हैं कि इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आज के युवाओं को जो सब लगातार बोला जाता है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव है, मुझे नहीं लगता कि आज के युवा डिस्ट्रक्टिव है। एक्चुअली चारों तरफ से उनके ऊपर जो प्रेशर, आप सोचिए ना सर, एक जब मैंने 12th पास किया तो 65% मार्क्स लाना बहुत अच्छा माना जाता था।
आज 95% मार्क्स लाने वाला लड़का रो रहा है कि मैंने 97% क्यों नहीं लाए। तो कुल मिला के जो जहां हम रियलिटी में खड़े हैं और जो हमने गोल बना रखे हैं वो बहुत हाई है, और इसमें केवल युवाओं का रोल नहीं है, मतलब घर वालों का है, सोसाइटी का है, तरह तरह से। तो और ये ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट है कि हमारी अब एम्बिशन भी बढ़ गए हैं हमने, क्योंकि पूरी दुनिया देखी, अच्छा ऐसा भी होता है, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं है सर। और उसकी वजह ये क्योंकि गाइडेंस सही से नहीं मिल रहा, मतलब घरों से भी और जहां वो पढ़ रहे हैं तो गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो मुझे लग रहा है गुस्सा का जो सबसे बड़ी वजह यही है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें से मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, जो आज से 20 साल पहले नहीं हुआ करता था। गैजेट्स को लेकर के युवाओं में बहुत क्रेज है, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेरेंट्स की लिमिटेशन सामने आ जाती हैं। तो मैं ये देखता हूं कि बच्चों में आजकल जो है वो जैसे जुझारूपन पहले हुआ करता था, मतलब कि आप 2 रोटी खा करके भी, आप 2 कपड़े पहनकर भी आप पढ़ाई कर लेते थे। आजकल तो अगर कपड़े पहनने हैं तो ब्रांडेड ही पहने हैं, अगर आपको सामान लेना है तो बढ़िया सामान ही लेना है, मोबाइल लेना है तो एप्पल से कम में कोई आप, मतलब ये इच्छा होती है। तो ये सब भी फैक्टर काम करते होंगे युवाओं के दिमाग पर। बिल्कुल सर, ये काम करते हैं, लेकिन अगेन मैं बोलूंगी कि सर इसमें जैसे हमने, हमारे लिए 2 जोड़ी कपड़े साल के बहुत होते थे, होली आई, दिवाली आई, हमने कपड़े बनवा लिए और हम बहुत खुश हैं, हमें मोबाइल नहीं चाहिए। हमने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में कहीं हमारे पास मोबाइल आया, गाड़ी आई, तो फिर ये हुआ कि भाई जब खुद अपना करना तो गाड़ी तुम लेना। लेकिन आजकल के बच्चों को सर इतना कंपटीशन है ना, इतना कंपटीशन है, आप कहीं भी एंटर करते हैं, आप स्कूल में जाइए या कॉलेज में जाइए, तो इतना कंपटीशन है। वो कंपटीशन केवल पढ़ाई लेवल के स्तर का नहीं रह गया है, वो कंपटीशन आपके अपीयरेंस का हो गया है, वो कंपटीशन आपके पास गैजेट्स कौन से हैं, वो कंपटीशन आपके पास गाड़ी कौन सी है। और फिर मैं केवल युवाओं को दोष नहीं दूंगी, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे गार्जियन है ना, जब हम लोग पढ़ते थे तो मुझे ध्यान है कि इतना प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर कि नहीं तुमको इंजीनियर ही बन जाना है, नहीं तुमको डॉक्टर ही बन जाना है, नहीं तुमको ऐसा ही करना है, या तुमको इतने ही मार्क्स लाने हैं। लेकिन आप देखिए ना, गार्जियन आजकल बाकायदे बच्चों को बिल्कुल रोबोट बना देते हैं। अच्छा तुम्हें सिंगिंग भी सीखना है, तुमको स्विमिंग भी सीखना है, तुमको ये भी एक्स्ट्रा कैरिकुलम भी होना है, तुमको पढ़ाई भी करनी है, तुमको कोई म्यूजिक सीख लेना है। तो वो जो कंपटीशन में धकेला है सर ना बच्चों को, वो हमने ही धकेला है। और जब वो एक बार कंपटीशन में आते हैं, उनके पास इतने सारी चीजें उनको दिखती हैं, तो वो सबके बराबर खड़े होना चाहते हैं। और जब सबके बराबर खड़े होना चाहते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं फिर तरह तरह की चीजें आती हैं, डिमांड उनकी बढ़ती है। हमने अपने बच्चों से ज्यादा डिमांड की तो बच्चे हमारे हमसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, बस सीधी सी बात है। तो जो आत्महत्या बच्चे आजकल कर रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल कॉलेजों में अगर आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, चाहे वो एमबीबीएस के हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हों, या एमबीएस वगैरह के हों, बच्चे एक मोड़ पर आकर के आत्महत्या करने लगते हैं। इसके पीछे भी आप इन्हीं कारणों को देखती हैं या और भी कुछ कारण है इसके? जी जी जी, इसमें आप देखिए कि एनसीआरबी के अगर आंकड़े हम लोग देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें, तो 2018 में 13 मिलियन लोगों ने आत्महत्या की। उसमें किसान भी थे, उसमें बच्चे, ये स्टूडेंट भी थे, औरतें भी थी। लेकिन 13 मिलियन में 8% केवल स्टूडेंट थे, इतने ही किसान भी थे। ठीक है, किसानों का मुद्दा उठाया गया क्योंकि वो सामने दिख रही थी कि खेती नहीं है उनके पास में, बहुत ड्रॉट हुआ, इसकी वजह से वो मर रहे हैं। लेकिन 8% बच्चों ने जान दी 2018 के जो आंकड़े कहते हैं। अब उसके बाद में हुआ क्या कि जो बच्चों का था, बच्चों के कई सारे, एक तो डेविएशन हो गया, मतलब वो पढ़ते हैं, रोजगार की गारंटी नहीं बची है। उन्होंने पढ़ाई की, क्या किया, उन्होंने इंजीनियरिंग की और 10 लाख 20 लाख रुपए लगा करके कर दिया।
उन्होंने मेडिकल किया, 30 लाख रुपए लगा करके कर दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत सीमित होता था, तो हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती थी। अब इन्वेस्टमेंट इतना है बच्चों पर कि उस पर एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत ज्यादा है। 30 लाख लगा करके आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में आप नौकरी करने जा रहे हैं, इंजीनियर बने, तो आपकी नौकरी लग रही है 20,000 या नहीं भी लग रही है। तो लास्ट सेमेस्टर आते आते, लास्ट ईयर आते आते बच्चे इतना डिप्रेस होते हैं, क्योंकि घर से प्रेशर है उनके पास, सोसाइटी का प्रेशर है, वो कोई छोटी नौकरी कर नहीं सकते हैं। तो वो जो प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसके अलावा उनकी व्यक्तिगत जीवन के भी बहुत सारे डेविएशन है। जैसे उसी बीच में उनका अफेयर भी होना, या दोस्त उनके दोस्त, एक दोस्त है जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया, एक बहुत लो लेवल पे है, उन्हें लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन घर वालों की एक्सपेक्टेशन हम पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे कारण बनते हैं, और एक मूवमेंट होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको सुसाइड करना है। इसी समय, वही फिर मैं बोलती हूँ, इसी समय टीचर्स हो या गार्जियन हो, उनके बच्चों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा स्टैंड कहाँ करता है, स्टैंड करता है उसके हिसाब से ही हमें उन्हें आगे बढ़ाना होगा। धक्का देके नहीं कि आप इंजीनियर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप जर्नलिस्ट बन जाओगे, धक्का देकर नहीं। ये धक्का दिया जा रहा है आजकल बच्चों को। आपको नहीं लगता कि इन प्रोफेशनल कॉलेजों में एक काउंसलर भी होना चाहिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों का रेगुलर चेक करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे, सुने? क्योंकि बच्चों के सामने ये समस्या तो है कि वो अपनी प्रॉब्लम जनरली फैमिली में डिस्कस नहीं करते। जी, और दे नीड समबडी की जिनके अंदर, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस ला सके, या जिनके सामने वो कॉन्फिडेंटली खुल सके। सर एक्चुअली केवल प्रोफेशनल कॉलेजेस में जरूरत नहीं है, स्कूल से शुरू करके, और ये स्कूल में कई जगह काउंसलर अब रखे गए हैं, लेकिन वो काउंसलर इतने डम होते हैं ना, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, इतने डम है कि उनको नाम के लिए रख दिया गया है कि ठीक है 12,000 15,000 की आपकी सैलरी होगी और आप काउंसलिंग कीजिए, पर उन्हें कोई तरीका नहीं आता। आपको स्किल्ड प्रोफेशनल्स स्कूल से लेकर के, और जब तक उनकी एजुकेशन रहती है आपको रखने पड़ेंगे, और उसके बाद भी फिर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि युवा केवल छात्र छात्राएं सुसाइड नहीं कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बन गया कॉर्पोरेट सेक्टर में। अभी एक रिसर्च हुई थी, ब्रिटिश क्या नाम था उसका जर्नल का, उसमें पब्लिश हुई है सर, 2019 की है। उसमें कहा गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले जो यूथ है, उन्हें 42% लोग ऐसे हैं जो क्रॉनिक डिप्रेशन और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो हर कदम पे, मतलब मैं तो कह रही हूँ सोसाइटी में इतने डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है जितने मेंटल हेल्थ वर्कर की जरूरत है, और मेंटल हेल्थ वर्कर हमारे पास है ही नहीं सर। 1 लाख पे 3 सिकेट्रिस्ट है हमारे पास, 1 लाख पे मेंटल हेल्थ जो नर्सेज होती हैं वो 0.04% है। साइकोलॉजिस्ट की तो आप बात ही छोड़ दी, बहुत नेग्लिजिबल है। तो हमें शुरू से करके, मतलब क्लास जब हम स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों को, तो बच्चों को ग्रूम करने की जरूरत होती है, वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, वो क्या पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में फिर फैमिली को काउंसिल करने की जरूरत होती है। वो सब कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब सरकार ने बहुत अच्छे स्कूल, जैसे दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल है बहुत अच्छा है, गाड़ी हो गई बहुत अच्छा है, हैप्पीनेस क्लासेस शुरू हो गई। वो हैप्पीनेस क्लासेस क्या है, आप मेडिटेशन करा रहे हैं, मतलब बहुत रेडिकुलस है, मैंने पूरा उसका कैरिकुलम देखा है। कुल मिला के आप जब शुरुआत से बच्चों में वैल्यूज डालते हैं, शुरुआत से उन्हें थोड़ा सेटिस्फाई होना सिखाते हैं, और शुरुआत से ही उनको पोटेंशियल, कि उनका पोटेंशियल क्या है, तब बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो वो शायद, एक तो उनमें स्ट्रेस लेने की भी क्षमता होगी। वो स्ट्रेस भी, भाई ऐसा नहीं होता सोसाइटी में कि हर आदमी एक जगह खड़ा होगा सेम प्लेस पे, आप सफल भी होंगे, असफल भी होंगे, कई बार आप कई साल बिल्कुल डम होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी, जो कि मुझे लगता है लैग करती है घरों में भी और स्कूलों में भी। हम लोग जब थे तो सर ऐसा होता था कि परिवार में 8 लोग 9 लोग, ठीक है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ, कोई थोड़ा सा, अच्छा ठीक है फेल हो गया बच्चा, कोई बात नहीं, आगे बढ़े, बाबा ने बचा लिया, चाचा ने बचा लिया। अब सर वो सारी चीजें नहीं है। तो जो आप बोल रहे हैं कि ये बात, तो काउंसलर केवल मतलब प्रोफेशनल कॉलेज, ये तो शुरुआत से जरूर, ये तो मतलब साइकोलॉजी तो सर ऐसा है ना, जीवन जीने की कला है ना, तो मुझे लगता है शुरू से ही आपको बताना होगा। पेरेंट्स से बच्चे आजकल उतना खुलते नहीं है।
इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? सर इसके पीछे कारण ये है कि उनके पास डेविएशन बहुत सारे हैं। एक्चुअली क्या है, इंटरेक्शन ही इतना ज्यादा नहीं। बच्चों के पास में अपने गैजेट्स हैं, उनके पास कई तरह के ऐप हैं, और वो अपने दोस्तों में व्यस्त है। माँ बाप के पास है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना मतलब उनकी भी मजबूरी है पेरेंट्स, मतलब इतना हाई अब इन्वेस्टमेंट करना होता है ना कि वो भी अपनी जगह व्यस्त है। तो वो जो इंटरेक्शन जो टूटा है ना, वो इंटरेक्शन मतलब कहीं ना कहीं से हमें समय निकाल करके जोड़ने की जरूरत है। बच्चे तो एक उम्र आती है सर, 15 साल 16 साल का बच्चा जैसे ही होता है ना, वो कटता ही कटता है। ये साइकी है कि वो अपने पेरेंट्स से कटने लगता है। उसको दोस्त अच्छे लगते हैं, उसको बाहर के लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उसको जो बात बताएंगे उसको लगेगा ये रोड़ा अटका रहे। तो लेकिन और अब इसमें ये है कि माँ बाप खींच करके लाए, उससे बात करें, तो वो जो इंटरेक्शन टूटा है ना, दोनों अपने अपने उसमें बिजी हो गए। अपना कमरा अलग है, हम लोग को अपना कमरा पाने के लिए ग्रेजुएशन पहुंचते पहुंचते तब अपना एक रूम मिला था। अब अपने रूम अलग है, सबके पास में फोन है, कई तरह के डेटिंग ऐप है, उसमें 15 साल 16 साल के बच्चे डेटिंग कर रहे हैं, और कई तरह के और भी जोखिम भरी चीजें हैं। तो वो जो इंटरेक्शन टूटा है, और उसका जोड़ने का काम बच्चे नहीं करेंगे, पेरेंट्स ही करेंगे, उन्हीं को एफर्ट लेना पड़ेगा। बच्चे आजकल जैसे अफेयर तो कर लेते हैं, लेकिन शादी जल्दी करने के मूड में नहीं आते होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम शादी हम बाद में करेंगे, या कैरियर बना लेंगे तब करेंगे या फिर वो जब काम करने जाते हैं, तो आजकल आपको पता ही है कि मकान और कमरा वगैरह मिलने की बड़ी समस्या होती है। उन्हें कई बार लड़कियों के साथ शेयर करना पड़ जाता है, तो वो लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। ये जो नए ट्रेंड्स हैं, ये भी तो स्ट्रेस पैदा करते ही होंगे। सर देखिए, मतलब आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले अरेंज मैरिज होती, ठीक है, माँ बाप ने बहुत कम उम्र में 20 साल 21 साल का लड़का हुआ, 18 से 19 साल की लड़की हुई, शादी कर दी, अरेंज मैरिज। फिर अरेंज मैरिज को देखा, जब उसके आगे की जनरेशन आई तो उसने देखा अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं हो रही है, बहुत लड़ाइयां हो रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं दोनों, शादियां टूट रही थी, लड़कियों को जला दिया जा रहा था। मतलब एक दौर मैंने वो भी देखा, जब मैं बच्ची मतलब बचपना ही था, तो स्टोव फट रहे हैं, सिलेंडर फट रहे हैं, तो खास तौर पे इसमें जो स्टेप आगे लिया वो लड़कियों ने लिया, कि लड़कियों ने ज्यादातर, आप देखिए ज्यादातर लड़कियां हैं जो अपने छोटे शहरों में वापस नहीं जाना चाहती। दूसरा, उन्होंने कहा कि ज्यादातर लड़कियां जो है उनकी चॉइस है, लड़के फिर भी होता है कि ठीक है थोड़ी बहुत फ्लर्ट कर लिया, लेकिन शादी अपने माँ बाप की मर्जी से करेंगे। लेकिन लड़कियां कहती है हम लव मैरिज करेंगे, ये चूज करने के लिए कि मेरा चुनाव होगा। लव मैरिज पे आए, जब लव मैरिज हुई तो उसमें भी वही प्रॉब्लम आने लगी कि दोनों में तारतम्य नहीं बैठ रहा है, शादी टूट रही है, वही सारी चीजें। अब उनको लगा कि ठीक है, और हमको फ्रीडम चाहिए, अब एक दूसरे को और समझें, तो वो लिव इन में रहने लगे। अब लिव इन में जब रहने लगे तो लिव इन कोई अलग चीज नहीं होती, जहां दो व्यक्ति रहेंगे तो वहां सारे वो इश्यूज आएंगे, क्योंकि वो रह रहे हैं पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं, वो सारे हुए। दूसरी चीज, उनको लिव इन में थोड़ा सा स्पेस ये मिलता है, उनको लगता है कि भाई एक दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें हमारे ऊपर पत्नी बोझ नहीं है, पत्नी के ऊपर पति बोझ नहीं है, और उससे भी ज्यादा फैमिली बोझ नहीं है। मतलब आपको ये जान करके बड़ा हो सकता है आश्चर्य हो, मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे साथ के लोग हैं, उनमें लड़कियां प्रेफर करती है लिव इन में रहना, क्योंकि लड़कियां जब एक शादी के इंस्टीट्यूट में जैसे ही जाती हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, अलग तरह का दबाव आता है उनके ऊपर। लड़के उस दबाव से कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि दबाव नहीं होता लड़कों के ऊपर, लेकिन लड़के थोड़ा फ्री रहते हैं, लड़कियां उस दबाव में आती हैं। जैसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, वो लड़की कितना भी कमा रही हो, वो लड़की कितना भी आगे बढ़ी हो, लेकिन हम फिर वही होता। तो लड़कियां प्रेफर करती है कि ठीक है हम लिव इन में खुश हैं, हम अच्छे से, हमारी फ्रीडम नहीं चाहिए। लेकिन ये सर हल नहीं है। मतलब जैसे हमने सोचा कि अरेंज मैरिज से लव मैरिज बहुत अच्छी होगी, लव मैरिज से लिव इन बहुत अच्छा होगा, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि परिवारों को भी, जो हमसे पुरानी जनरेशन उनको भी समझना होगा, जो नई जनरेशन उसको भी समझना होगा, लड़के लड़कियों को भी समझना होगा कि एक्चुअली जब हम रिश्ते में आएंगे तो कुछ बाउंडेशन होती है, वो हमें मतलब कोई भी रिश्ता चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो फिर अगेन वही प्रॉब्लम सर, मुझे लगता है कि शायद शुरुआत से ही हमारी तरबियत ऐसी नहीं होती है, और शुरुआत से हमें ऐसे लोग बताने वाले मिले होते कि जो ये बता सके कि नहीं नहीं ये रास्ते से तुम आगे बढ़ सकते हो,
या रिश्तों में ऐसा होता है, तरीके ऐसे होते हैं, फैमिलीज एक साथ मिल करके आगे बताएं, तो ये मुझे लगता है कि शायद मतलब एक यही रास्ता है, बाकी कोई क्योंकि लिव इन के बाद कुछ और सोच लेंगे लोग, लेकिन वो तो मतलब प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। हमारे मतलब अगर समय को देखा जाए तो आज से 20, 25, 30 साल पहले प्रेम की एक अलग कंसेप्ट था। उसमें केयरिंग होती थी, उसमें डेडिकेशन होता था, और बहुत सारी ऐसी कहानियां भी हमने देखी हैं और बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूं, आपने भी देखा होगा कि प्रेम में आदमी इन्वॉल्व बहुत रहता है। आजकल क्या होता है कि लड़कों के अफेयर हो जाते हैं, अफेयर 15 दिन चलते हैं और 16वें दिन शायद वो ब्रेकअप हो जाता है। वो ब्रेकअप शब्द नया आ गया है, ये बड़ा अजीब सा है। तो ये तो जस्ट एक अट्रैक्शन ही लोगों को थोड़ा डगमगाता होगा, इसमें प्रेम रम जैसी तो कोई बात होती नहीं होगी मेरे ख्याल से। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि मुझे लगता है कि वक्त नहीं है अब उतना। जैसे पहले प्रेम होते थे तो लड़का है उसके पास इतना समय होता था कि वो गली में निकल रहा है, लड़की छत से देख रही है, स्कूल जा रही है तो वो पीछे पीछे जा रहा है, महीनों पीछा किया, फिर उसके बाद कभी बात हुई, बात होने के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े, और हाथ वाथ पकड़ना तो सालों मतलब बीत जाते थे, तब हाथ वाथ पकड़ा जाता था। शादी के लिए सालों बाद बात होती थी, कितनी शादियां होती थी, कितनी नहीं होती थी। अब सर उतना वक्त नहीं। आप सोचिए ना कि एक बच्चा है, मान लीजिए उसको 18 साल की उम्र में प्रेम हुआ, वो 12th कर रहा है, अब वो सुबह से शाम तक क्लासेस कर रहा है, तो उसके पास टाइम बहुत थोड़ा है। जब थोड़ा है तो वो प्रेम भी क्योंकि जीवन का हिस्सा है ना, तो वो थोड़े समय में ही फटाफट कर लेना चाहता है। वो चाहता है लड़की बस मिले, जैसे ही मिले प्रेम हो जाए, प्रेम होने के बाद सब कुछ हो जाए, सब कुछ होने के बाद। और क्या होता है कि प्रेम ऐसी चीज है कि सर जिसे आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। जैसे रिश्ते होते हैं, आपको जहां आप एक लेवल आपने पार किया, फिर आपको सब चीजें खराब लगने लगता है, अच्छा इसमें क्या है, चलो दूसरी लड़की ट्राई करते हैं, दूसरा लड़का ट्राई करते हैं, तो वो चीज होती है। और जो अपने समय की सर बात बता रहे हैं कि वाकई में प्रेम मतलब प्रेम के मायने होते थे उस समय, और अब वो प्रेम के सर मैं बता रही हूँ कि धीरे धीरे वैल्यूज जो कम होती गई हैं, उसका ही असर है कि अब वो चीजें नहीं रह गई हैं। उन्हें प्रेम नहीं, उन्हें प्रेम के रूप में कुछ और चीज उनको समझ में आती है। उनको लगता है ये तो ठीक है इंस्टेंट, पहले लोग रोटी दाल चावल खाते थे ना सर, अब फास्ट फूड खाने लगे हैं ना, तो जीवन पर भी इसका असर आएगा। तो मुझे लगता है कि शायद यही सारी चीजें कि इतना वक्त की कमी होना, इतना समय ना दे पाना, और इतना खुला माहौल है कि चीजें भी मिल रही हैं, अवेलेबल हैं। तो पहले तो आप सोचिए ना कि एक लड़के को लड़की से मिलने के लिए मुझे लगता है शायद इतना मुश्किल होता था कि मोहल्ले का कोई एक देख लेता था, अच्छा एक लड़का और एक लड़की खड़ी, तो घर में पिटाई होती थी। मतलब ये मैं ध्यान मुझे आता है, मेरी दीदी थी तो उस समय मोहल्ले में बहुत सारे बड़े लोग होते थे, तो ये सब बातें चलती रहती, ओहो फलाने की लड़की उनके साथ खड़ी हुई थी, फिर घर में आके पिटाई हुई। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मार्केट है, बाजार है, दरअसल बाजार ने लाइफ के हर हिस्से को अपने कब्जे में लिया है, लोगों के सोचने के तरीके को भी अपने कब्जे में लिया है। अब आजकल तो ये सारे प्रेम वगैरह भी बाजार से गवर्न होने लगे हैं, लगता है ऐसा। पूरी तरह से सर। सर देखिए ना, बाजार नहीं, हम गवर्न ही बाजार से हो रहे हैं। हम मदर्स डे मना रहे हैं, हम फादर्स डे मना रहे हैं, पहले कहाँ इतना टेंट्रम होता था। तो अब प्रेम तो पूरी तरह से बाजार से। प्रेम हुआ, अच्छा पहले दिन जिसको किसी को आप देखिए ना क्या होता है, 14 फरवरी को जो होता है वैलेंटाइन डे होता है, 7 दिन चलता है। और अगर प्रेमी ने प्रेमिका को एक दिन भी छोड़ दिया, मान लीजिए चॉकलेट डे वो भूल गया, तो आफत आ जाएगी, वो तुरंत कहेगी। और यहाँ तक ट्रेंड है कि अच्छा वैलेंटाइन डे आ रहा है तो फटाफट फटाफट अपना अपना कंपेनियन ढूंढो, एटलीस्ट वैलेंटाइन डे तो मनाना ही है इस साल, अगले साल देखा जाएगा दूसरा कोई होगा। तो वो और इतना सर फोर्स होता है ना। जैसे मैं यहाँ जब नई नई दिल्ली में आई थी 2007 में आई थी, 2007 अक्टूबर से मैंने जॉब ज्वाइन की थी। तो यहाँ पर किसी को ये बता देना उस समय कि अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, और ये कह देना कि बॉयफ्रेंड नहीं है,
आपको इतना अजीब फील कराते थे, अच्छा तुम इतनी बड़ी हो गई, बॉयफ्रेंड नहीं है अभी तुम्हारा, बॉयफ्रेंड नहीं। अब उसमें क्या होता है कि कई बार आप नहीं भी चाहते तो आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, वैसे लग रहा है बहुत पिछड़ी हूँ, तो एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, ठीक है, बॉयफ्रेंड बन गया, फिर बॉयफ्रेंड बना, फिर तो मतलब सारी चीजें। तो बाजार ने आपको, और इसमें भी कंपटीशन आ गया है, वो लड़की पिछड़ी मानी जाएगी जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो लड़की पिछड़ी मानी जाएगी जो बार में नहीं जाती है, वो लड़की पिछड़ी मानी जाएगी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कहीं घूमने नहीं जाती, रात को नहीं निकलती है। तो ये सारी जो बाहर से हमने वैल्यूज ले ली है, अब इसी जगह से बच्चों को हमको इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना कॉन्फिडेंस उनको देना है कि अब मतलब मैं बहुत किस्मत वाली थी कि मेरे साथ जो लोग थे, मतलब मैंने जहाँ पहला ऑफिस ज्वाइन किया, आज समाज ज्वाइन किया, मैं भी आई थी, कानपुर से आई थी, पढ़ाई मैंने हरिद्वार से की है, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन मैंने जो ऑफिस ज्वाइन किया वहां के लोग इतने स्ट्रांग थे मेरे साथ, जो सीनियर थे, कि मुझे उन्होंने इतना ट्रैक मेरा बदल दिया कि मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, लिखाई कर रही हूँ, दिन भर किताबों में जूझी हुई हूँ, मेरे दिमाग में बस करियर 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 था। ऐसा नहीं था कि डेविएशन मेरी जिंदगी में नहीं थे, क्योंकि मैं भी बहुत चकाचौंध में थी कि यार यहाँ पर तो लोग गजबी रहते हैं, अलग तरह से रहते हैं। तो ये वही फिर कि अगेन आपको मदद करती है जो आपसे पहले की या उससे पहले की जनरेशन, वो कैसे मिली, आपको पहले स्कूल टीचर कैसे मिले हैं, फिर कॉलेज में टीचर कैसे मिले हैं, फिर पेरेंट्स कैसे कैसे मिले हैं, और फिर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो पहले आपके बॉस कैसे हैं। और ये मतलब व्यक्तिगत होने वाली बात नहीं है, पर ये मैं फील करती हूँ, मैं मतलब अपने आप को बहुत ऑनर्ड, हमेशा बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरा जो पहला संस्थान था उसमें मेरे बॉसेस थे, मधुकर उपाध्याय जी थे, प्रदीप सर थे, राजीव पांडे सर थे। ये लोग सर ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मतलब मुझे लगता है कि उनके साथ में अगर किसी ने काम किया तो भटक ही नहीं सकता है। वो बॉस होने के साथ साथ बहुत कुछ मुझे मतलब, अब मैं सोचती हूँ कि वाकई में शायद इन लोगों को साइकोलॉजी आती थी। कई बार मतलब उन्होंने बुला के मुझे डांटा भी, कहाँ पर हो तुम, क्या कर रही हो, कैसे, क्या गार्जियन की तरह, पहले पूरी पूरी सोसाइटी गार्जियन की तरह फील करवाती थी, और अब वो चीज खत्म हो गई है। आप अभी युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत से? सर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जरूरत उनको ये है कि अपने जो गोल बनाए, मतलब वो बहुत रियलिस्टिक गोल, अपने रियलिस्टिक बनाए, अपना पोटेंशियल। पहली बात तो जैसे ही वो 10th या 8th या 10th पास करें तो करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए उनको। और अगर मान लीजिए उस दौर से गुजर चुके हैं तो अपने अभी भी वो जो गोल बनाए, बहुत रियलिस्टिक गोल बनाए जिनको वो चेस कर सके। और गोल ऐसे नहीं बनाने चाहिए कि आपने 10 साल आगे का बनाया है, आप 1 साल का गोल बनाइए कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, फिर उसके बाद में 1 साल बाद आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बाकायदे इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लोगों को टाइम टेबल जैसे बनता है वैसे करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है सर कि कॉन्फिडेंस लेवल अपना, मतलब बाजार के हिसाब से वो ना जाए, मतलब वो ऐसा ना हो कि सोसाइटी में जैसा उनसे कह दिया गया उन्होंने वैसा किया। उनको अपनी सिचुएशन देखनी है, अपनी रियलिटी देखनी है कि आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट होकर के उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और जिंदगी में मतलब मुझे लगता है उतार चढ़ाव ये पार्ट है, ये ऐसा नहीं कि आपकी जनरेशन ने नहीं देखा है या मेरी जनरेशन नहीं देख रही है या आगे की जनरेशन नहीं देख रही। तो मुझे लगता है कि वो उतार चढ़ाव, कभी आप फेल होंगे, कभी आप सक्सेस होंगे, कभी आप फेल होंगे, तो ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं मतलब पेशेंस रख करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो बच्चों के अंदर जो कैरियर की दौड़ डाली जाती है, जो उनकी टेंशन बढ़ा दी जाती है, ये तो पेरेंट्स की तरफ से आती है जनरली। पेरेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको, अगर कहें क्रूड वर्ड में, कि बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे सोसाइटी में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA बनने की इतनी होड़ लगी रहती है, और सारे तो बनते नहीं है आमतौर पे। और कई ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने देखा जिनके अंदर सिंगिंग का टैलेंट होता है, जिनके अंदर खेलने का टैलेंट होता है, जिनके अंदर राइटिंग का टैलेंट होता है। और बाजार ने बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा की हैं, लेकिन बाजार ने कुछ अच्छी चीजें भी पैदा की हैं। इन जो क्वालिटीज हैं हमारे, जो इनहेरेंट टैलेंट्स होते हैं बच्चों के अंदर,
उनको भी आजकल जगह मिलने लगी है सोसाइटी में। मान लीजिए कोई गाना गाता है और उसमें ही अगर कैरियर बना लेता है तो कैरियर बन सकता है उसका। अगर कोई राइटिंग में है तो वो भी कैरियर बना सकता है। अगर कोई एक्टिंग करना चाहता है तो उसमें, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों की काउंसलिंग तो हो, लेकिन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जरा कायदे से होनी चाहिए? जी जी, मैंने आपको शुरुआत से बोला ना कि स्कूल में काउंसलर होने चाहिए जो बच्चों की काउंसलिंग करें और फैमिली की भी काउंसलिंग करें। तो ये मैं तो बार बार ये कह रही हूँ ना कि हमारी जनरेशन जो है आगे की जनरेशन को जैसा बनाएगी वो जनरेशन वैसी ही होगी। आपने जो कहा ना ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे हमारा एक्सटेंशन नहीं है, कि हम जो नहीं कर पाए वो आगे बच्चे करेंगे। हमें जरूरत है कि बच्चे जो है, जो उनमें इनेट टेंडेंसी है या जो उनका मौलिक है, उसको वो जीने दें। और कोई रेस नहीं लगी पड़ी है यहाँ घोड़े की कि ठीक है तुम्हें आगे निकलना है। हमारा बच्चा अगर यहीं पर स्टॉप होना चाहता है तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा यहीं स्टॉप होना चाहता है। या हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा एक पेंटर बन सकता है, हमारा बच्चा एक सिंगर बन सकता है, या जो भी बहुत सारी चीजें, शेफ बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो जो होड़ में लगा देना ना, और सर अब तो इतना खतरनाक खेल है ना कि बच्चों को हम केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, उनको जबरदस्ती मार मार के नहीं, पढ़ना भी है, एक्स्ट्रा करिकुलम भी सीखना, अच्छा स्विमिंग भी सीख लो, अच्छा ड्रम बजाना भी सीख लो, अच्छा डांस करना भी सीख लो। तो जब हम इतने एक्सपेक्टेशन बच्चों से लाद देंगे तो हर बच्चा उसके लिए तैयार नहीं है ना, और तैयार नहीं है तो फिर वो सुसाइड करेगा या बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, या फिर आपको बिल्कुल अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंक देगा। और जिसने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की होगी, इसीलिए शायद माँ बाप से भी बच्चे दूर होते हैं, इतनी मेहनत की है, तो जैसे ही वो फिर आगे बढ़ जाएगा तो फिर आप तो बहुत पीछे छूट जाएंगे ना। तो ये काम देखिए हमारी जो, मैं अब बार बार ये लोगों से कहती हूँ, अभी जेड जनरेशन चल रही है, जो युवाओं की जनरेशन है जो बिल्कुल नई, वो जेड जनरेशन है, यानी कि जो 1995 से लेकर 2000 के बीच में बच्चे पैदा हुए। मैं बार बार कहती हूँ सर इन बच्चों में इतना पोटेंशियल है, इतना हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। हम लोग तो कर लिया, अच्छा ग्रेजुएशन कर लिया, अच्छा इसके बाद ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, हम लोग तो बनते बनते बने। ये बहुत फोकस्ड है और बहुत उनको क्लियर है क्या करना है, लेकिन इनको डेविएट सोसाइटी करती है और खासतौर पे पेरेंट्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जनरेशन बर्बाद ना हो, इसके लिए हमें एफर्ट लेना पड़ेगा। हमारी जनरेशन के पास एनर्जी बहुत है, आगे की जनरेशन के पास बहुत टैलेंटेड है सर, इतना टैलेंट हम लोग नहीं सोच सकते जितना टैलेंटेड है बच्चे। इसलिए मुझे मतलब जो एफर्ट लेना है वो हम ही लोगों को लेना है। बच्चों अपना काम कर रहे हैं, बच्चों में मुझे नहीं लग रहा कि कोई कमी। इस उम्र में सर हम लोग पास जितना स्कोप था उतने में ही हम डेविएट होते थे, हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, हमारे पास बहुत मार्केट नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं सर, अब उस उम्र से आप गुजरे या हम गुजरे तो डेविएट नहीं हुए, जितना स्कोप था हर बच्चा डेविएट होता है। तो पेरेंटिंग एक मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि जैसे ये सारी टेंडेंसी जो होती हैं, बच्चे के अंदर कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं, वो अलूफ रह रहा है, अपनी चीजों को हाइड कर रहा है, कम बात कर रहा है, वो अपनी दुनिया में ही लगा रहता है, मोबाइल पे लगा रहता है, उसके कुछ सेलेक्टेड दोस्त हैं उन्हीं के बीच में। तो ये तो अलार्मिंग सिम्टम है, ये पेरेंट्स को तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल, तो आप अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चा ब्लू व्हेल में मस्त है, उसने जब अपने आप को मार लिया तब आपको पता चला कि बच्चा मर गया। आपको कैसे पता नहीं चला कि वो बच्चा कहीं ऐसी जगह इन्वॉल्व है। मुझे तो ध्यान है कि हम लोग शायद 2 घंटे 3 घंटे भी अलग घर से हो जाते थे तो मम्मी पापा ढूंढने लगते थे कहाँ गए तुम, तो चांटे मार के या कैसे भी, चलो सबके बीच में बैठो जाके, अकेले नहीं बैठना। तो ये आप देखिए, आप रोक नहीं सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन आएगी उसके पास में, इंटरनेट है उसके पास में, मोबाइल देने से भी मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको, और ऐसा भी नहीं कि आप ताका झाकी करें, ऐसा भी नहीं, लेकिन आपको मॉनिटर करना होगा, उसके एक्सप्रेशन देखने होंगे, उसको समझना होगा, और एक दोस्त की तरह बहुत सारे खतरों से उसको आगाह करना पड़ेगा। और इन केस अगर वो कहीं इन्वॉल्व भी हो जाता है किसी गलत जगह, गलत और सही तो खैर कुछ नहीं होता है मुझे लगता है, लेकिन कहीं ऐसी जगह इन्वॉल्व हो जाता है जिससे उसका नुकसान हो सकता है, तो आपको दोबारा उसे ला करके समझाना होगा और उसके साथ दिखाई पड़ना होगा। आपका बच्चा अगर इंजीनियर बन जाता है तो आप बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है। आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाया और हो सकता है कि जिंदगी में कुछ वजह है जिसकी वजह से वो दूसरों से पीछे छूट गया, तो आप अपने बच्चे की बहुत लानत मलानत फेंकेंगे। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका बच्चा है, उसे आप ही को संभालना है।
तो एक चीज आपकी बातचीत से क्लियर एकदम हुई है और लोगों को भी ये बात लोगों तक पहुंचेगी कि छोटे छोटे स्कूलों से लेकर के और बड़े कॉलेजेस तक और बल्कि आपके जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वहाँ भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी काउंसलर की जरूरत होनी चाहिए, काउंसलर जरूर होना चाहिए ताकि लोग बाग अपनी बातें शेयर कर सकें। और काउंसलर कम से कम ये पकड़ तो लेगा ना कि ये क्या छिपा रहा है हमसे, क्या बता रहा है, इससे पहले कि ये बीमारी बढ़ जाए और तब इलाज के बारे में सोचा जाए। ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप और कुछ अभी हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी? बस मुझे लगता है कि मैं हमेशा पेन महसूस करती हूँ, मतलब मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ तो युवाओं के साथ भी हूँ, तो इस जनरेशन को भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में गैप बढ़ा है, तो इस गैप को कम करने के लिए युवा नहीं आएंगे। मुझे लगता है पेरेंट्स को आना पड़ेगा और पुरानी जनरेशन को बहुत सारी धारणाएं खत्म करनी पड़ेंगी। और दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम बार बार ये ना कहें कि अच्छा इस जनरेशन में तो डिप्रेशन बहुत है, इस जनरेशन में तो डिस्ट्रक्शन बहुत है, ये जनरेशन तो बिल्कुल किसी काबिल नहीं है, हम तो 2 कपड़ों में खुश रहते थे। सर आप जमाना भी वो देखिए ना, जब आप 2 कपड़ों में खुश रहते थे, लेकिन लालसा तो आपकी भी 4 कपड़ों की थी ना सर। तो आप जितना आपको कैनवास मिला आपने उतना किया, आपने जितना स्कोप था उतने डेविएट आप भी हुए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी, मतलब उन्हें नकारात्मक बातें कहने से अच्छा है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और खुद उनको जाकर के उनका साथ दें, उनके साथ खड़े दिखाई दें। यही मुझे लगता है कि सोसाइटी को और पेरेंट्स को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करके, और हमारे दर्शकों को भी काफी एक बात समझ में आई होगी। और मेन बात जो हम चाहते थे कि आपके जरिए पहुंचे लोगों तक, कि अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, और उसके लिए आपको अगर काउंसलिंग कराने की भी जरूरत है तो आप पेरेंट्स को जरूर अपनी काउंसलिंग करा के फर्स्ट अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, बाद में रोने की बजाय कि हमें पता ही नहीं चला कि वो डिप्रेशन में था, हमें पता ही नहीं चला कि वो आत्महत्या कर लेगा, इससे बेटर है कि प्रिकॉशन पहले से ले लिया जाए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।